एक बड़ा शहर किसी परमानेंट चीज की तरह लग सकता है। जैसे मेरे दिमाग में अभी न्यूयॉर्क शहर और ग्रैंड कैनियन अमेरिका के दो विशाल शहरों की निशानियां हैं। लेकिन आपको बता दूं, असल में न्यूयॉर्क को बने हुए अभी सिर्फ 358 साल हुए हैं, जबकि प्राचीन ग्रैंड कैनियन लगभग 6 मिलियन साल पुराना शहर है। अब नए शहर भी वक्त के साथ बदल रहे हैं और भविष्य के शहर आज के शहरों की तरह बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। तो आर्टिफिशियल आइलैंड से लेकर अंडरग्राउंड शहरों तक मैं आपको कुछ हैरान कर देने वाले शहरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका विकास वर्तमान में चल रहा है। शहर का नया डिजाइन। अगर आपने कभी किसी पुराने शहर की सड़कों पर सैर की है, जैसे लंदन या एथेंस, तो आपने शायद इतिहास की बहुत सारी चीजों और संस्कृति का आनंद उठाया होगा और शायद छलांग लगा ली होगी जब गूगल मैप ने बताया होगा कि म्यूजियम तक जाने का सबसे छोटा रास्ता एक नहर से होके जाता है। पुराने शहर वाकई में खूबसूरत है, लेकिन सैकड़ों सालों से बदलाव आने के कारण वहाँ नेविगेट करना काफी मुश्किल हो सकता है। ठीक कुछ इसी तरह की समस्या सऊदी अरब भी अपने आने वाले शहर में होने की उम्मीद कर रहे हैं। द लाइन अलग अलग ऊंचाइयों वाली इमारतों की एक सीरीज की बजाय लाइन में खासतौर पर 2 लंबी इमारतें होंगी। जी हाँ, देखा जाए तो देश के तबुक इलाके के रेगिस्तान से ये हैरान करने वाली मोनो बिल्डिंग लगभग 105 मील लंबी, 1640 फीट ऊंची और 656 फीट चौड़ी होने की संभावना है। अपनी दिलचस्पी के लिए जरा सोचिए कि अगर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग लगभग 2 फुटबॉल मैदान जितनी चौड़ी होती है और पनामा नहर से लगभग 2 गुनी लंबी होती है, तो बाप रे, सोच के ही चक्कर आ जाएगा। खैर, ये लाइन एक ऐसी बिल्डिंग होगी जो कि यूएई की $500 बिलियन की नियोम प्रोजेक्ट में पहला विकास होगा। ये एक बड़ा लंबा प्लान होगा जिसमें नए किस्म के शहर तैयार किए जाएंगे, देश और पुराने शहरों को विकसित किया जाएगा। एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद लाइन लगभग 9 मिलियन लोगों को घर देने में सक्षम होगी। लेकिन जल्दी ही इसके तैयार होने की उम्मीद ना करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसको तैयार होने में लगभग 50 साल तक का वक्त लग सकता है। लाइन के इस डिजाइन का एक फायदा यह है कि यहाँ कोई रोडवेज नहीं है और शहर पूरी तरह से किसी भी तरह की गाड़ियों पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि उसके बजाय लाइन में लगातार हाई स्पीड रेल चलने की संभावना रहेगी और ये रेल किसी भी वक्त आपको लाइन के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने में सक्षम होगी, और वो भी सिर्फ 20 मिनट में, जिसका मतलब है कि वे लगभग 300 मील प्रति घंटे की तेजी से चल रही होंगी। वाह भाई, इतनी तेजी से चलना तो उन्हें दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक बना देगा। और इसके साथ लाइन को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि एक पैदल यात्री कभी भी सुविधाओं से 5 मिनट या प्रकृति से 2 मिनट से ज्यादा दूर नहीं होगा, जो कि एक महान लक्ष्य है। ऐसा कहा जा रहा है कि हरे भरे रंग को प्राप्त करना काफी मुश्किल होगा और अपने आसपास के निवासियों को सूरज की रोशनी की कमियों के कारण विकसित होने से रोकेंगे, और वे इन सन ब्लॉक दीवारों से होंगे जो एक दूसरे से 656 फीट की दूरी पर है। अगर भाई तो आप वेम्पायर है ना, तो आपके लिए रहने के लिए एक शानदार जगह होगी ये। पैसा बनाने का विचार। एक शानदार देश के रूप में इजिप्ट का अस्तित्व इस धरती पर 5100 साल से है और लगभग 1000 सालों से कैरो इसकी राजधानी के रूप में है और काफी समय से इसे एक नया रूप देने की कोशिश चल रही है। खैर, अच्छी खबर यह है कि 2015 में इजिप्ट की सरकार ने इस बात का खुलासा किया कि वे एक नई राजधानी बनाने की योजना कर रहे हैं जो कैरो से 28 मील की दूरी पर है। हालांकि यहाँ नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वर्तमान में तय नहीं हुआ है। ये एक बात बिल्कुल एजेंडे में है। एक बड़े पैमाने पर विकास। इस नई राजधानी में मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा गिरजाघर होगा, एक सेंट्रल पार्क होगा जो 6 गुना बड़ा होगा। अगर उसकी तुलना न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारत से कर देंगे। 2 मेगा मस्जिदें होंगी, और अगर आप राष्ट्रवाद की तरफ दिलचस्पी रखते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा झंडा भी होगा, जिसकी हम अगर वर्तमान में बात करें तो उसकी ऊंचाई 662 फीट है। हाँ, उस चीज को नीचे खिसकाने में मारियो को थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। बेशक इस पैमाने पर विकास करना सस्ता नहीं है, और इजिप्ट ने अनुमान लगाया है कि इस नई राजधानी को बनाने में $45 बिलियन की रुला देने वाली रकम लग सकती है। ये रकम इतनी ज्यादा है कि जीडीपी की बात करें तो आइलैंड, जमैका और सिएरा लियोन को मिलकर बनती है। इतना ज्यादा खर्च करने की वजह यह है कि डेवलपमेंट होने के बाद हाई और मिडिल इनकम परिवार देश की तरफ आकर्षित होंगे। साथ ही कैरो पर भी बोझ कम होगा, जिसकी वर्तमान में बात करें तो कुल आबादी लगभग 10 मिलियन लोगों की है। हालांकि विकास का लक्ष्य होने के बावजूद इसकी कीमत और फ्लैग पोल पर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी विवादों के बिना नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इतिहास इस बात का गवाह है कि विशाल नई महंगी राजधानियां बनाना एक बड़ा जोखिम का काम है। जैसा कि आप लोग भी इस बात से वाकिफ होंगे कि बर्मा ने $5 बिलियन के आसपास अपनी नई राजधानी नेपिडो पर खर्च किया था, लेकिन लोगों को पैकअप करने और वहां जाने के लिए राजी करने में वो सक्षम नहीं रहा, और लगभग 1 दशक के बाद भी ये विशाल शहर बहुत ही खाली है। दूसरी बात यह भी है कि इजिप्ट देश में कमाई सिर्फ $127 प्रति माह है, और काफी ढीले लेबर कानूनों के साथ असल में शहर का निर्माण करने वाले लोगों को बहुत ही मुश्किल और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और इजिप्ट के कहीं के इलाकों में तो कभी कभी तापमान 50 डिग्री पे पहुंच जाता है। अगर उस विशाल पार्क की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेगिस्तान में हरे भरे वातावरण का निर्माण करना काफी मुश्किल हो सकता है। आपको ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरी अफ्रीकी देशों को ग्रह पर सबसे कम पानी वाले देश माना जाता है। कई लोगों को लगता है कि यहाँ पानी खर्च करना अच्छी सोच है। अब चाहे ये एक तबाही हो या फिर एक राहत भरी सांस, नई राजधानी पूरी तरह से तैयार होने वाली है 2030 तक। खैर, 10 साल कौन सी बड़ी बात है, या 5130 साल अगर आपको किसी बड़ी स्कीम पे काम करना हो तो।
रेशमी रास्ते से रेशमी शहरों तक। जब मैं छोटा बच्चा था और अपने इतिहास की किताबों में द ग्रेट सिल्क रोड के बारे में पढ़ता था तो मुझे हमेशा लगता था कि ये काफी भयानक विचार है। मेरा मतलब है, जब कोई कार सिल्क रोड पर चलेगी तो उसे कैसे बर्बाद नहीं करेगी। हाँ, मैं स्मार्ट बच्चा नहीं था। आपको क्यों लगता है कि मैं यूट्यूब पर इसके बारे में देखता? हाँ, खैर फिर पता चला कि रेशम रोड असल में व्यापार नेटवर्क की एक बड़ी श्रृंखला थी जो कि यूरेशिया को सैकड़ों साल तक कमाई देता रहा। उस विरासत का जश्न मनाने के लिए कुवैत आज भी मदीनत अल हरीर या रेशम शहर का निर्माण कर रहा है। वाह, काफी रोमांटिक है ना। इस शहर को बनाने में कुवैत का खर्चा लगभग $132 बिलियन आ रहा है। लेकिन ये देखते हुए कि देश अरब राज्यों में तीसरा सबसे अमीर देश है और पूरी दुनिया में 70वां सबसे अमीर देश है, तो कीमत का टैग इनके लिए समस्या नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, पर मदीनत का उद्देश्य कुवैत के भाग्य को दिखाना और जितना हो सके उतना भव्य होना प्रतीत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इससे शिकायत जरूर होगी, जैसे कि फैमिलीज, क्योंकि ये पूरा शहर सिर्फ इतना बड़ा है कि इसमें सिर्फ 7 लाख निवासियों को घर मिलेगा। कुवैत की राजधानी शहर की 1/3 से भी कम। मदीनत अल हरीर, जो कि समंदर के एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया है, इसके बीच में एक बुर्ज अल कबीर खड़ा होगा। ये विशाल गगनचुंबी इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसकी ऊंचाई तैयार होने के बाद लगभग 3284 फीट होगी। ये पेट्रोनास जुड़वा टावर्स की ऊंचाई से भी लंबा है, जो एक दूसरे के ऊपर टेढ़े हो गए। उन टावर की सटीक ऊंचाई 1001 मीटर है, जो कि एक इशारा है क्लासिक 1001 अरेबियन नाइट्स लोक कथा की तरफ। मदीनत अल हरीर का निर्माण 4 अलग अलग भागों में होगा। पहले भाग में तट के साथ एक विशाल किले का निर्माण होगा, जो कि वर्तमान में चल रहा है। अगले 3 चरणों में एक फाइनेंशियल जिले और एक स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण, कला और मनोरंजन के लिए एक सांस्कृतिक जिले का निर्माण और पार्कों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए एक खास इकोलॉजिकल जिले का निर्माण शामिल होगा। मदीनत अल हरीर को पूरी तरह से तैयार होने की उम्मीद हम लोग 2044 तक कर सकते हैं। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि मदीनात के विकास से कुवैत की इकोनॉमी को बढ़ने में बहुत हद तक मदद मिलेगी, जो कि वर्तमान में 70% तेल पर निर्भर है। शायद अब वक्त आ गया कि कुवैत अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करेगा। मैंने सुना है कि रेशम 2044 में आ जाएगा। पोर्ट सिटी। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि कुछ सालों में लाखों लोग जो श्रीलंका के रहने वाले हैं वे समुद्र के बीच में रह रहे होंगे। और हाँ, मैं जलवायु परिवर्तन के बारे में कोई परेशान करने वाला मजाक नहीं कर रहा, बल्कि ये देश कड़ी मेहनत एक नया शहर पोर्ट सिटी बनाने के लिए कर रहा है, जो वर्तमान की राजधानी कोलंबो से ठीक बाहर है। और इस नए शहर पर लगभग $14 बिलियन का खर्चा होगा। और भैया, उम्मीद है कि ये 2041 तक पूरा होने वाला है। इसका मकसद श्रीलंका की कुछ प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना और इसमें कई ट्रॉपिकल थीम वाले पार्क और समुद्र तट होंगे। पोर्ट सिटी के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक आर्टिफिशियल धरती के बीच बनाया गया है। ये पूरी प्रक्रिया समुद्र से रेत और तलछट निकालने की है और फिर इसे बड़ी चट्टानों और सीमेंट के साथ मिलाया जाता है, ये जिसके कारण और भी कॉम्पैक्ट हो जाता है और इसे पूरी तरह से नए आर्टिफिशियल आइलैंड की तरह इस्तेमाल में लाया जाता है। ये ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया नहीं, चोरी किया जा रहा है ना। इसका मतलब है कि आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वो 15 साल पहले समुद्र के अलावा और कुछ नहीं था। चमक दमक की बात करें तो पोर्ट सिटी खासतौर पर एक इकोनॉमिक जोन होगा या SEZ होगा। श्रीलंका में पहला ये एक ऐसा इलाका है जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग अलग फाइनेंशियल नियमों के तहत चलेगा। SEZ खास तौर पर इसलिए बनाया जाता ताकि विदेशी लोग यहाँ आने के लिए आकर्षित हों, जिससे फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। श्रीलंका पहले से ही बिजनेस में 70% सस्ता दाम लगाने का दावा कर रहा है ताकि पोर्ट सिटी पर अभी से इन्वेस्टमेंट हो, जबकि बहुत सी SEZ जैसे कि चीन के शेंजेन और ग्वांगडोंग प्रोविंस सफल साबित हुए हैं। लेकिन इससे हम शर्त लगा कर नहीं कह सकते। इस तरह के नियमों को संभालना काफी मुश्किल काम है और इससे लोकल आबादी के शोषण का कारण बन सकता है। भारत और रूस जैसे देशों ने अपने SEZ के साथ बहुत ही मिश्रित परिणाम अनुभव किए हैं। फिर भी चीन को पोर्ट सिटी में विश्वास है और उन्होंने यहाँ लगभग $1.4 बिलियन लगाए हैं, इस उम्मीद से कि वो श्रीलंका के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने में सफलता हासिल करे। अरे, क्या यहाँ किसी और के लिए व्यापार का अधिकार होने की गंध नजर नहीं आ रही? द सोलर सिटी। सवाल जवाब का समय है। UAE के पास ऐसी कौन सी चीज ज्यादा है? रेत, तेल, विशाल खाली गगनचुंबी इमारतें? सब सही है, लेकिन मैं जिस उत्तर की तलाश कर रहा था वो सूर्य का प्रकाश था और ये एक ऐसा तथ्य है जिसका वे लाभ उठाना चाहते हैं। UAE कड़ी मेहनत अपनी मस्दर सिटी के निर्माण में कर रहा है। उनके आने वाले $22 बिलियन का शहर विकास में लगे कई दूसरे भविष्य के शहरों की तरह मदर सिटी ने सिविल डिजाइनर और इंजीनियर्स को कारों को इस योजना में शामिल करने से पूरी तरह से रोक लगा दी है। क्योंकि जरा सोचो, कोई ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन का 1% सिर्फ ट्रैफिक में फंस कर बिताया हो, इसकी सराहना कर सकता हूँ। आप भी जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया, मदर सिटी कारों से दूर रह रही है, लेकिन ये शहर आपको कुछ इलेक्ट्रिक बिना ड्राइवर पॉड्स की सुविधा जरूर देगा, जबकि वे साफ सुथरे दिखाई दे रहे हैं और शायद आने वाला कल। क्या आप बात कर रहे हो? वो एक कार है? हाँ, आप सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हो और इसे पॉड कर रहे हो? ये तो भैया बेईमानी है।
ये खुद से चलने वाले पॉड्स कुछ खास रास्ते पर चलेंगे और उनकी रफ्तार की बात की जाए तो ये 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। हालांकि हर रोज के इस्तेमाल के लिए उन्हें 15 मील प्रति घंटे से ज्यादा की उम्मीद नहीं है। इस शहर का निर्माण कुछ खास सुविधाओं के आधार पर किया जा रहा है, जैसे कि कंप्यूटिंग और एआई, जिसके लिए यूएई को उम्मीद है कि ये शहर जाना जाएगा। एक विशाल केंद्रीय विश्वविद्यालय पर काम चल रहा है जो खास तौर से एआई विकास और प्रोग्रामिंग शिक्षा की तरफ ध्यान देगी। इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि मदर सिटी में एक शानदार आईटी थीम आधारित मनोरंजन पार्क की स्थापना होगी। और ये सुनकर मैं सोच में हूँ कि क्या ये सबसे कूल चीज होगी या ये सिर्फ एक बेवकूफी हो सकती है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्या हो सकता है। हबर्ट द ग्राफिंग कैलकुलेटर या ग्राफ के जानकारों के लिए बस थोड़ा सा गहरा मजाक। मजेदार शहर जहाँ उज्जवल मौसम का लाभ उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूए के मौसम के अनुसार यहाँ पूरे साल इतनी धूप होती है जो कि पूरे शहर को इतना पावर दे सकती है जितना इसे जरूरत है। इसके अलावा जितनी संभावना हो उतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने के अलावा मजदर सिटी में विला को कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिसकी पावर एफिशिएंसी हैरान कर देने वाली है और पारंपरिक घर की तुलना में 72% कम ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ऐसा लगता है कि यूएई असल में इस प्रोजेक्ट से ज्यादा हासिल करना चाहती है, $22 बिलियन लगाकर। जबकि काम की शुरुआत यहाँ 2008 में हुई थी। मजदर सिटी अभी 2030 तक तैयार नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो फिर उनकी गाड़ियां कहाँ जाएंगी भाई। एक छोटा सा तोहफा। आपको भीड़ के साथ रहना कितना पसंद है? निजी तौर पर मैं भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इतना बुरा हूं कि मैंने कब्रिस्तानों में भी भीड़ होने की शिकायत की और मुझे शायद कभी भारत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत देश में जहां पर पहले ही आबादी 1.38 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है, जो कि धरती की वर्तमान आबादी का 5वां हिस्सा और कुल 7.7 बिलियन है। ये पहले से हैरान कर देने वाली इतनी आबादी आने वाले समय में बढ़कर 1.68 बिलियन होने की उम्मीद है, वो भी सिर्फ 2050 तक, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ देगी। इस प्रवाह की तैयारी के लिए भारत अपने निर्माण को तेज कर रहा है। भारत विकास के लिए 100 नए निर्माण कर रहा है, जिसमें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल है, जो कि एक टेक सिटी या कह सकते हैं कि तोहफा शामिल है। प्यारा गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच एक नदी के किनारे निर्मित इस गिफ्ट का उद्देश्य एक स्मार्ट शहर बनाना है। इसका मतलब है कि शहर के अंदर जितना हो सकता है उतने सिस्टम होंगे, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल स्मार्ट डिवाइस से किया जाएगा। अपने अपार्टमेंट में पानी, बिजली या यहाँ तक कि सीवरेज में बदलाव करना भी उतना ही आसान होगा जितना कि राइट स्वैप करना। भारत इस बात की उम्मीद कर रहा है कि गिफ्ट सिटी मुंबई को देश के प्रिंसिपल फाइनेंशियल केंद्र के रूप में बदल देगी। जैसे कि यूएन और IMF वर्ल्ड बैंक पहले से शहर में ऑफिस खोलने के लिए तैयार हैं। इस स्मार्ट शहर को तैयार करने में लगभग $7.5 बिलियन खर्च हो सकते हैं, जो कि अगर आप सोचे तो एक भविष्य के शहर को बनाने के लिए ज्यादा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि गिफ्ट सिटी एक बहुत ही छोटा सा इलाका होगा, मतलब जिसमें कुल 886 एकड़ जमीन शामिल है। इसका मतलब कि ये सिटी थोड़ी बड़ी होगी। अगर हम लोग इसकी तुलना न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से करेंगे, इसके आरामदायक आकार की भरपाई करने के लिए गिफ्ट में कई गगनचुंबी इमारतें भी होंगी, जो कि ज्यादा से ज्यादा 25,000 स्मार्ट घरों से भरी होंगी। यहाँ पे सबसे लंबी गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई 1345 फीट होगी, जो कि एक डायमंड टावर होगा। यह आशा की जाती है कि लंबे घनी भीड़ वाले शहर में रहने से निवासियों के लिए अलग अलग एनवायरमेंटल अच्छी लाइफ जीने के लाभ होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के अंदर कोई भी किसी भी जगह पर जाना ज्यादा दूर नहीं रहेगा, जिससे प्रदूषण, भीड़ भाड़ में काफी कमी आएगी। अगर आप असल में कहीं जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट पैदल नहीं जा सकते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए उपलब्ध होगा, जो कि आपको कहीं भी पहुंचने के लिए मिनटों में काम करेगा। जबकि वर्तमान में निर्माण इतना ज्यादा प्रभावित करने वाली कला के रूप में नहीं नजर आता। फिर भी गिफ्ट सिटी 2024 से पहले पूरा होने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये सफल होता है तो ये और भी छोटे छोटे स्मार्ट शहरों के बनने का प्रकाश लाएगी। वो संभावना मुझे डराती भाई। मुझे नहीं पता कि मैं हर सुबह ये जानकर कितना अच्छा महसूस कर सकता हूँ कि मैकडोनल्ड सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। टिकाऊ हैकोल। अमेरिका का ये नगर सुंदर, शांत, पीसफुल, मतलब कि यहाँ क्या प्यारा नहीं है। मेरा मतलब है करने के लिए चीजों की कमी बोरिंग हो सकती है और लंबी कतार में एक जैसे घर काफी शानदार विकास महसूस करवाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ सुविधाओं की कमी है जो आज के वक्त में जीवन को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाती है। जैसे पब्लिक स्पेस की कमी, हर वक्त कारों पर निर्भर रहना, लेकिन बहुत सारे इलाकों के लिए ये ठीक है। और पैनासोनिक की फुजिसिवा ग्रुप इस लेआउट को कई सारे देशों में लाने की उम्मीद कर रहा है। एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड शहर या एक आर्टिफिशियल आइलैंड के बजाय फुजिसावा की योजना भविष्य के लिए एक छोटी, साफ सुथरी और यूनिफॉर्म है। ये फुजिसावा का सस्ता और टिकाऊ स्मार्ट टाउन है और हो सकता है कि जल्दी आपके आसपास भी ऐसी सिटी का विकास हो। सस्टेनेबल स्मार्ट टाउन के निर्माण का मकसद ये था कि उन्हें एक नगर का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करना था जिस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कभी भी सिर्फ कॉपी पेस्ट करके ऐसा नगर दुनिया के किसी भी हिस्से में जल्दी से बनाया जा सके, क्योटा से लेकर कैमरून तक। हालांकि सुनने में अजीब लग सकता है, ये पूरी तरह से कोई नई बात नहीं है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने असल में बहुत सारे प्री फैब्रिकेटेड कस्बों का निर्माण किया था। इकोनॉमी और आबादी के बदलाव के दौरान जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था,
SST बनाने का विचार तब सामने आया जब फुजीसावा अपने खुद के एक प्रोजेक्ट के दौरान वो डिजाइन स्टेज पर काम कर रहे थे। उनका मकसद ये था कि वे एनर्जी और पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहते थे और ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि घरों को दिया जाने वाला कम से कम 30% बिजली रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मिले। और इसके लिए घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उन्होंने एक नेटवर्क तैयार किया, जो पक्षियों के लिए बहुत बुरी बात थी। अगर दुर्भाग्य से कोई पक्षी इसके ऊपर से उड़ते वक्त नीचे देखता तो अंधा हो सकता है। फुजीसावा इस बात की उम्मीद कर रहा है कि उनके स्मार्ट शहर के हर शहर में 300 से 600 के बीच घर होंगे और साथ ही इन शहरों में स्वास्थ्य, डे केयर, पड़ोस की सुरक्षा के लिए बिल्डिंग शामिल होंगी, जिनके सभी कर्मचारी फुजीसावा के लिए काम करेंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो ये ब्लैक मिरर एपिसोड की तरह लगता है। चलो खैर, पैनासोनिक इस बात की पुष्टि करती है कि इस तरह के सभी स्मार्ट टाउन्स नजर आएंगे आने वाले 100 सालों तक। जरा देखें, ऐसा लगता है कि ये शहर आसमान से जुड़ा हुआ है। क्या नजारा है भाई। खैर, इस तरह के शहर का हर किसी का सपना नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं तो शायद ये अगला शहर आपके सपने की तरह होगा भाई। शिमिजू मेगा सिटी 1 जापान एक ऐसा देश है जहां सुंदरता की कोई कमी नहीं है। होक्काइडो के नीले तालाब के शांत नजारे से लेकर माउंट फूजी की सांस रोकने वाली महिमा तक, जापान का पर्यावरण एक चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये देश लोगों से नफरत करता है? क्योंकि जापान जितना सुंदर हो सकता है, दुर्भाग्य से देश 4 टेक्टोनिक प्लेटों के चौराहे के ठीक बगल में है। इसका मतलब है कि जापान भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाता है। और जब भी इन 4 प्लेटों में से एक डगमगाती है, पूरा जापान इतिहास में इन आपदाओं की चपेट में रहा। और दुर्भाग्य की बात है कि दशकों से जापान के शहरों को अरबों डॉलर का नुकसान सहना पड़ा। अब इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान सामने रखा गया और वो है अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स। जरा सोचिए, गगनचुंबी इमारत को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। धरती में खोदा गया एक विशाल गड्ढा, जिसमें एक विशाल इमारत को धरती से नीचे नीचे धीरे उतारा गया। आसमान तक जाने वाले बिल्डिंग्स के बजाय इस डेप्थ स्क्रैपर की मंजिलें धरती की गहराई तक जाएंगी। और इसका फायदा ये भी है कि गगनचुंबी इमारतों की तरह भूकंप की स्थिति में गहराई वाली इमारतों के गिरने या दूसरी इमारतों द्वारा कुचले जाने का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ेगा। और ऐसा शहर बसाने के लिए सबसे पहले ख्याल और डिजाइन 1930 के दशक में सामने आया था। इसका डिजाइन पूरी तरह से सिलेंडर की तरह गोल था और जमीन के अंदर 35 मंजिला गहराई तक जाने वाली ये इमारत टोक्यो के बीचों बीच बनी हुई थी। इसमें एक विशाल दर्पण का उपयोग किया जाना था, जो इमारत के नीचे तक सूर्य का प्रकाश पहुंचाता। पर अफसोस की बात है कि आर्थिक और राजनीतिक असफलताओं की वजह से कभी भी बना है नहीं गया। लेकिन ये कला के महान कार्यों की सेटिंग को प्रेरित करता रहा, जैसे नियॉन जेनेसिस एवेंजेलियन का टोक्यो 3। मैंने क्या कहा, माफ करना, मेरा मतलब एनीम था। मैं हमेशा इन दो लफ्जों को मिला देता हूँ। हालांकि ये थोड़ा विज्ञान कथा लग सकती है, ये थोड़ा धरती के अंदर जाने की बात है। अगर हम इसकी तुलना शिमिजू के समाधान से करें, टोक्यो मेगा सिटी की बात अगर करें, तो ये विशाल शहर पूरी तरह से एक पिरामिड में है। ये मेगा पिरामिड सबसे पहले सामने लाया गया था 1982 में। ये इतना विशाल है कि इस पूरे पिरामिड के अंदर 1 मिलियन लोग आराम से रह सकते हैं। वैसे ये करने के लिए काफी बड़ा होगा। इस तरह की उपलब्धि हासिल करने के लिए पिरामिड 7000 फीट ऊंचा होगा, बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से दोगुना, दुनिया की मौजूदा सबसे ऊंची इमारत, और इसके अंदर 3 वर्ग मील की जगह होगी। अपना दिल थाम कर बैठी तूतनखामून। पिरामिड धरती पर सबसे मजबूत आइसोमेट्रिक शेप में है और यही वजह है कि इजिप्ट हजारों साल तक आबाद रहा। और शिमिजू ग्रुप का भी यही मानना है कि इस आकार से बने हुए पिरामिड पर भूकंप के झटकों का खास असर नहीं होगा। बेशक शिमिजू का ऐसे पिरामिड बनाने का काम जल्दी शुरू होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि शिमिजू के अनुसार हमारी जितनी समझ अभी कार्बन नैनो ट्यूबिंग के बारे में है, वो इतनी काफी बिल्कुल नहीं है। कार्बन नैनो ट्यूब माइक्रोस्कोपिक फैब्रिक कपड़े होते हैं, जिनमें स्टील की तुलना में लगभग 100 गुना ज्यादा टेंसिल शक्ति होती है और ये मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, खास करके ऐसे पिरामिड के लिए। हालांकि शिमिजू ग्रुप का अनुमान है कि 2030 तक हमारी तकनीक सपने को पूरा कर सकती है और काम शुरू हो सकता है। पर फिर भी शिमिजू में रियलिस्टिक होकर दोबारा कहा कि ऐसा मेगा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कम से कम उन 80 साल लगेंगे, जिसका मतलब कि अगर देखा जाए तो हम तब तक बुढ़ापे का स्वाद ले रहे होंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेगा पिरामिड असल में बहुत प्रभावशाली है। पर विचार करें कि टोक्यो की वर्तमान जनसंख्या 37 मिलियन है। इसका मतलब यह होगा कि टोक्यो के ऐसे 37 पिरामिड और 111 वर्ग मील लगेंगे ताकि टोक्यो की पूरी आबादी इसमें समा जाए। और देखा जाए तो ऐसे पिरामिड बन के टोक्यो जगह बचा सकता है, क्योंकि टोक्यो 847 वर्ग मील है। और अरे बाप रे, अगर भी उन्हें इस तरह से बना सकते हैं तो अभी और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। जब आप मेगा मेगा पिरामिड बना सकते हैं तो भैया मेगा पिरामिड पर ही क्यों रुकें। हसला टेलोसा बेबी अमेरिका सपनों और ख्वाहिशों का देश है। कुछ लोग यहाँ अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ हवाई में घूमना चाहते हैं और कुछ लोग भाग्य का उपयोग करना चाहते हैं जो बच्चे के शौच से उनको मिलता है, और रेगिस्तान यूटोपिया बनाना चाहते हैं, जैसे कि खासतौर पर बिलियनियर मार्क लोर की तरह। लोर ने अपनी किस्मत एक वॉलमार्ट के ई कॉमर्स डिवीजन के फॉर्मर प्रेसिडेंट के रूप में बनाई और कभी वेबसाइट जेडकॉम का फाउंडर बनकर तो कभी डायपर्स.com का फाउंडर बनकर। ये लोर का सपना है कि वो अपनी काफी दौलत को अपने खुद के एक नए फ्यूचरिस्टिक शहर में बदल रहे हैं, जिसे वो टेलोसा का नाम देते हैं। लोर की इस कला का कॉन्सेप्ट भविष्य की बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल को लगाना है और पेड़ों को भी भविष्य के सोलर पंख की तरह ही बनाना है। ये सारे डिजाइन बज के इंगल्स ग्रुप द्वारा बनाए गए थे, जिस ग्रुप ने गूगल हेडक्वार्टर्स के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली। ये निफ्टी कॉन्सेप्ट भी इतने सस्ते में तैयार नहीं होते। लोर के अनुसार बज के इंगल्स ग्रुप ने
उसे जो ब्लूप्रिंट दिए थे वे 1.5 लाख जमीन के विकास के लिए थे, जो कि शिकागो से 4700 एकड़ बड़ा है। बेशक 1.10 शिकागो सस्ते नहीं आते हैं और ये भी अंदाजा लगाया गया है कि टेलोसा को तैयार करने का खर्चा लगभग $400 बिलियन से ज्यादा है, जो बहुत सारे डायपर की बिक्री के बाद ही होगा। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि टेलोसा के स्थान के लिए लोरे की पिच एक निर्जन रेगिस्तान है, जो अभी तक अनडिसाइडेड राज्य में है, या सुंदर सुंदर एपेलाचिया मुझे पता है कि मैं क्या चुनूंगा अगर आप मुझे विकल्प देंगे। एक बयान में लोरे ने दावा किया कि वो चाहते थे कि टेलोसा रिफॉर्म्ड कैपिटलिज्म के एक कानून पर काम करे, जो विभाजन पर समावेश के आधार पर है। उन्होंने ये भी बताया कि शहर परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा, अच्छी तालीम और सुरक्षित वातावरण का समान प्रदान करेगा। लोर ने गर्व से कहा कि टेलोसा एक जुनून परियोजना थी, ये सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं थे, लेकिन उसी ब्रीफिंग में उन्होंने दावा किया कि टेलोसा जिस जमीन पर बनी है उसका मूल्य $1 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। ये दावा थोड़ा संदेह पैदा करता है मार्क। इसी तरह के तथ्य के साथ कहते हैं कि स्थान की पुष्टि न होने के बावजूद लोरे का कहना है कि यहाँ 50,000 लोग रह सकेंगे, और वो भी साल 2030 तक। ये भविष्य के निवासी पहले अप्लाई करेंगे, फिर लॉटरी द्वारा चुने जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें ये पता लगाने के लिए तब तक इंतजार करना होगा कि लोर वैध है या उसके डायपर की तरह इससे भरा हुआ है। हाँ, टाइम लिंक्स का दौर। अगर आपको लगता है कि शिमजू मेगा पिरामिड पुराने जमाने के ख्यालात हैं, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। पेश है दुबई का टाइम लिंक जिगुराट, जिसको बनाने की प्रेरणा भले ही वो छोटी हो, पर पुराने जिगुरेट से मिलती हुई है। जिगुरेट एक परत से बना हुआ डिजाइन है, जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया से लिया गया है। सुमेरियन खास तौर पर इस तरह के डिजाइन के बड़े शौकीन होते थे। सबसे पुराने जिगुरेट्स लगभग 6000 साल पुराने, यहाँ तक कि गीजा के शक्तिशाली पिरामिडों को भी लगभग 1500 साल पीछे कर दिया। पर बड़े पैमाने पर भविष्य के शहरों का इन प्राचीन डिजाइन के साथ क्या लेना देना है। खैर, द टाइम लिंक्स जिगुराट को दुबई द्वारा कमीशन किया गया, जो कि पूरे शहर को अपनी इन परत वाली दीवारों के बीच समा सकता है और उसे एक सिंगल गर्गनटम के रूप में बनाया जाएगा। इस गगनचुंबी इमारत को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया। शहर की अनूठी सीमाओं के कारण जिगुराट सभी सड़कों का इस्तेमाल करना छोड़ देगा। इसके बजाय इसमें केबल कार और हाई स्पीड एलिवेटर जैसी सुविधा होगी। ये केबल पूरे 360 डिग्री घूमेगी और वर्टिकली के साथ साथ हॉरिजॉन्टली में भी यात्रा करने में सक्षम होगी। ये दोनों तरफ यानी विकास और बचत के मामले में फायदेमंद लग रहा है। और अगर देखा जाए तो वर्टिकल ट्रैवलिंग पॉड कारों की तुलना में शहर को बहुत आसानी से पार करने में सक्षम होंगे और दुनिया बड़े पैमाने पर भविष्य में तेल पर निर्भर रहने से दूर जाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा टाइम लिंक्स ने बताया कि वे चाहते हैं कि जिगुराट जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जितना संभव हो सके उतना हरा और कार्बन न्यूट्रल उसके करीब उसको होना चाहिए। हालांकि इस प्रोजेक्ट की लागत का खुलासा अभी तक नहीं किया गया। हम जानते हैं कि टाइम लिंक जिगुराट का आकार लगभग 0.8 वर्ग मील और 3000 फीट से अधिक लंबा और 10 लाख लोगों के लिए घर होगा। ये उतनी आबादी है जितनी शिमजू पिरामिड में आ सकती थी, पर इसका आकार इसके तीसरे हिस्से से भी कम है। ये छोटा हो सकता है, लेकिन इस तरह के करतब के निर्माण की कीमत अभी बहुत ज्यादा है। अंदाजे से कहा जा रहा है कि ये कीमत $200 बिलियन और $500 बिलियन के बीच में होगी, जबकि जिगुराट को बनाने की योजना लोगों के सामने 2008 में रखी गई और इसके काम की शुरुआत 2021 में होनी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर 2022 तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। हालांकि टाइम लिंक्स ग्रुप पीछे चल रहा है, पर बताया जा रहा है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को लगभग 2028 तक तैयार किया जाएगा, जो कि शिमजू पिरामिड के निर्माण की समय सीमा से काफी कम है। क्या आपने कभी कार्बन नैनो ट्यूबिंग टाइम लिंक्स के बारे में कभी सोचा है? यार, अगर ये शहर भविष्य में बनेंगे तो कल का सूरज इतनी जल्दी नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है? क्या आप इनमें से किसी भविष्यवादी यूटोपिया में रहना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।